केवल एक पेंट पीस का कपड़ा था, तो लोगों की इनकम भी नहीं बन पाती थी, रीपर्चेज के लिए कोई भी आइटम नहीं था। ऐसे दौर में जब इस बिजनेस की शुरुआत हुई और मुझे इस बिजनेस की जवाबदारी मिली, तो मैंने लोगों को इकट्ठा करने के लिए बड़े प्रयास किए, लेकिन लोग मीटिंग में आने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उस समय लोगों की इनकम नहीं आ रही थी। तो हमने एक बार पार्टी के नाम पे फार्म हाउस पे इकट्ठा किया और उन लोगों को मैंने कहा कि आपकी पहली सालगिरह अब हमारी आने जा रही है। जो पहले रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, उस समय रॉयल्टी और टेक्निकल दो नाम थे, पिने नहीं थी, पिन कोई नहीं थी, एक रॉयल्टी होती थी, एक टेक्निकल का नाम होता था। तो कि जो भी पहले रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर बनेंगे, उनका सेलिब्रेशन हम बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब इतना जोरदार। और पहली सालगिरह का जो सेलिब्रेशन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय ओनली रॉयल्टी ओनली टेक्निकल, ये दो शब्द थे। और पहली सालगिरह का जो हमने अनाउंसमेंट किया, तो बिलवाड़ा में, बिलवाड़ा का जो एक टाउन हॉल है जहाँ 500 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें पहली सालगिरह मनाई गई। 4 रॉयल्टी अचीवर बने थे पूरे एक साल में और 2 टेक्निकल अचीवर बने थे। और उनका सेलिब्रेशन हमने कुछ इस तरीके से किया कि उनके सम्मान में ढोल और नगाड़े भी बजते थे, शंख और बिगुल भी बजते थे। लोग जब उनको पूरे सम्मान के साथ फूलों की बारिश करते हुए मंच तक लेकर आते थे, पूरा हॉल उनके साथ होता था, तालियों की गड़गड़ाहट और म्यूजिक का आगाज होता था, तो उसको देखकर सबके अंदर एक अभिलाषा होती थी कि मुझे भी अब रॉयल्टी अचीवर बनना है, और लोग संकल्प लेके जाते थे। और उसी का परिणाम था कि दूसरी एनिवर्सरी तक प्रोडक्ट तो नहीं बढ़ पाए थे ज्यादा, पैंट के साथ शर्ट का कपड़ा हो गया था और एक आध प्रोडक्ट और ऐड हुए थे, लेकिन दूसरी एनिवर्सरी में रॉयल्टी अचीवर की संख्या 4 से बढ़कर, यानी बिजनेस में और कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन रॉयल्टी अचीवर की संख्या 100 के आसपास हो गई थी। यानी रॉयल्टी के प्रमोशन से, सेलिब्रेशन से इस बिजनेस में बढ़ोतरी हुई थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम अब जब ट्रेनिंग चालू करेंगे, तो हम आपको कई ऐसे पहलू देंगे जिसकी वजह से मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए जो ये संघर्ष के दौर की कहानियां, वो खत्म हो जाए और बिजनेस आपके लिए करना बहुत आसान हो जाए। ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक, ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो सरल भी हो, सुगम भी हो, शक्तिशाली भी हो और आप लोगों को सफलता दिलाने में बहुत मददगार भी बन सके, ताकि अब आने वाले दौर की महिलाओं को वो संघर्ष नहीं करना पड़े जो पिछले दौर में महिलाओं ने किया है। निश्चित रूप से उन्होंने कहानी बनाई है और निश्चित रूप से उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। उन्होंने हर चुनौती से मुकाबला किया है, तो वो उनको हमारा सैल्यूट बनता है। और ऐसी जितनी भी कहानियां बनी, लेकिन दूसरी एनिवर्सरी में जब बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, और मीटिंग हॉल में 2500 लोग थे और बाहर भी 2500 लोग थे, इतनी गैदरिंग हुई क्योंकि रॉयल्टी अचीवर 100 थे। उस समय रॉयल्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड होता था। वहां पर मेरी जुबान से एक आवाज निकली थी कि 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। और उस संकल्प ने पूरे हिंदुस्तान को शक्ति दी, उस संकल्प ने पूरे हिंदुस्तान पे काम किया और उसकी बदौलत ये कंपनी आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का परिवार बना चुकी है। और मातृशक्ति का साथ उस समय से इस बिजनेस को है। और बहुत सारी कहानियां आप सुन रहे हैं, उतार चढ़ाव के दौर देखे हमने, सब तरह की चीजें देखी। ऐसे में से ही एक कहानी है, कहते हैं कि कुछ लोग, और कुछ उनको आता है या नहीं आता है, लेकिन उनके पास एक विजन होता है, उनके पास एक दूरदृष्टि होती है। उनको दुनिया को जो दिखाई नहीं देता, वो उनको दिखाई देता है। लीडर की एक परिभाषा है कि वो औरों से पहले, औरों से ज्यादा और औरों से दूर तक देख लेता है। तो ये औरों से पहले, औरों से ज्यादा और औरों से दूर तक देखने में इश्तियाक बेगम और उनके हस्बैंड दोनों ने मिलके जो इस बिजनेस को बिल्ड किया, आज वो कहानी हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। तो मैं बिना किसी विलंब के मैडम को बुलाऊंगा कि वो आए और आज अपनी कहानी से हमें लाभान्वित करें और सबको गौरवान्वित करें। ओवर टू मैडम। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सारे लोगों को जय आरसीएम।
और हमारे गुरुदेव भाग्यचंद छाबड़ा सर को कोटि कोटि नमन सर। और आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आज बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। और जैसे कि सर बताते हैं कि सिर्फ अभी जो लेडीज लोगों की कहानी चल रही है, तो बस सर बोले हैं कहानी बताना है। तो नाम से शुरुआत करते हैं। नाम जमीला फातिमा इश्तियाक बेग, नागपुर से बिलोंग करते हैं। और अगर कहानी और स्ट्रगल की बात की जाए तो जैसे कि शादी से पहले की मैं थोड़ा सा स्टोरी बताना चाहूंगी। और शादी के पहले की स्टोरी यूं है फ्रेंड की, 7 साल की उम्र में मम्मी का इंतकाल हो गया था उस समय। और जैसे ही मम्मी का इंतकाल हो जाता, पापा नागपुर में सर्विस करते हैं और यहाँ मम्मी नागपुर में रहती हैं। और यहाँ से मम्मी को ले जाते हैं गांव में। और ले जाने के बाद में उनको यानी कि जैसे ही हम लोग पापा यहाँ सर्विस करते हैं और हम गांव में रहते हैं, 2 बहन और 1 भाई, हमारा 4 भाई बहनों का परिवार है, जिसमें हमारी 4 बहनें हैं और 1 भाई है। तो 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और हम 2 बहन थे, एक हमसे छोटी है, एक हम है और हमसे एक बड़े भाई है, एक ही भाई है हमको। तो यानी कि भाई ने हमारी परवरिश करे। और मैं तो चाहूंगी कि सारी बहनें अपने भाइयों के सम्मान में जोरदार ताली मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरे जैसे भाई हर किसी बहन को मिले। क्योंकि बचपन से भाई ने ही 7 साल की उम्र से भाई ने ही पालन पोषण किए। और पालन पोषण करने के बाद में भाई ने कैसे भी करके 8वीं क्लास तक पढ़ाए। और यहाँ तक कि गांव के मोहल्ले के रिश्तेदार के लोग कहते थे 8वीं जो मतलब इलाहाबाद के थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है मोहम्मदपुर अनेठा, वहां से बिलोंग करते हैं। और वहां से थोड़ा सा दूर पड़ता था, काफी दूर, यानी कि कहा जाए तो गांव में लड़कियों को बाहर निकलना आना जाना काफी यानी संघर्ष रहता था। लेकिन फिर भी काफी दूर तक भाई ने बोला कि नहीं, पढ़ने की इच्छा है तो मैं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने 8वीं तक कैसे भी करके पढ़ाया। और पढ़ाने के बाद में जब मैं 8वीं पढ़ी तो कई लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा कि लड़की 18 साल की हो गई है और पापा यहाँ नहीं रहते हैं, और अब क्या किया जाए, अब इनकी यानी कि शादी कर दी जाए। तो यानी ऐसे कहते हैं कि जब माँ नहीं होती है तो कई लोगों के कई तरीके के ये रहते हैं कि भाई बहन है और कई तरीके। और हम लोग मतलब भाई को खाना भी बनाना नहीं आता था, घर में सब कुछ रहता था, आटा रहता था, दाल चावल हर चीज रहता था, पर भाई को बनाना नहीं आता था खाना। कैसे भी करके मेरे भाई चूल्हे में खाना बनाते थे और बना करके हम दोनों बहनों को खिलाते थे और खुद के भी खाते थे। और कभी इस तरीके यानी कि भूखे भी सो जाते थे। कई कई दिन तो ऐसा होता था कि हम लोग दुकान में वो मुरमुरे के लड्डू होते हैं, हमारे भाई वो लड्डू को लाते थे और हम तीनों बहन भाई उसी को खा लेते थे और खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाते थे कि अगर आज माँ होती तो हम लोग मतलब इस तरीके भूखे नहीं सोते। लेकिन कैसे भी करके हमारी जिंदगी यूं ही चल रही थी। भाई ने 10वीं पढ़े, 10वीं के बाद में छोटी सी उम्र में भाई की शादी कर दी गई कि यानी कि हमारी जो बहनें हैं ये भूखी ना रहे, ताकि हमारी औरत आ जाएंगी तो खाना वगैरह इनको मिलेगा टाइम से, इस तरीके करके। लेकिन फिर क्या भाभी की भी ज्यादा संगत नहीं मिली, करीबन 1 से 2 साल, और उसके बाद में हल्की उम्र में ही शादी हो गई। और शादी करने के बाद में 2002 में हमारी शादी होती है। तो शादी करने के बाद में सिर्फ एक ही विजन था कि अब अपना यही अपना घर है। तो हमारी जिंदगी की वहां से शुरुआत होती है, बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत होती है। जब हम शादी होकर के आते हैं तो घर में हर चीज रहता है, बहुत ही शानदार रहता है। क्योंकि हमारे जो ससुर साहब थे, सर जी के जो हस्बैंड है, सर जी के यानी कि जो पापा जी हैं, वो WCL में नौकरी करते थे, WCL में नौकरी करते थे। और बस जब पापा के पास में ये रिश्ता गया चल करके, तो पापा ने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया। बोला कि नहीं, बोले एक ही इकलौता लड़का है और पापा है तो WCL में सर्विस करते हैं, खेती बाड़ी सर जी के काफी है, बहुत ज्यादा है, कम से कम 17-18 बीघे की खेती है गांव में। तो इस तरीके करके मतलब पापा ने कोई समझौता नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बस यूं ही रिश्ता गया और वैसे ही पापा ने एक्सेप्ट कर लिया।
और एक्सेप्ट करने के बाद में फिर हमारी 2002 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में बहुत अच्छी, मतलब पापा ने ये देखा था कि सर जी जो थे ना सिलाई का काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, तो उनके दिमाग में बस यही था, क्योंकि हमारे यूपी साइड में यही देखा जाता है कि लड़का के हाथ में हुनर है और कमाएगा और खिलाएगा, हमारी बेटी कभी भूखी नहीं रहेगी। तो ये पापा ने देखा और देखने के बाद में उन्होंने शुरुआत कर दिया शादी की, और बातचीत होने लगी, और बातचीत होने के बाद में वहां पे हमारी शादी की जो डेट थी फिक्स हो गई, शादी हो गई। अब उसके बाद में अच्छी खासी मतलब जैसे सब लोगों की जिंदगी कटती है इसी तरीके कट रही थी, क्योंकि सुबह जाना, शटल खोलना, दिन भर दुकान में काम करना और रात में आना, यही हमारा चल रहा था। और उस दौरान हमने भी मतलब कुछ हाथ में हुनर ले लिए थे, सिलाई का और कढ़ाई का, क्योंकि हमारे इधर यूपी साइड में बोलते हैं कि अगर लड़कियों के हाथ में हुनर रहता है तो लड़कियां कभी भूखी नहीं रहती हैं, कभी हस्बैंड का सहारा मिला नहीं भी मिला। तो मुझे फ्रेंड सिलाई भी आती थी और एम्ब्रॉयडरी भी मैं करती थी, और काफी अच्छे तरीके से 7 क्लास भी चला रही थी उस समय, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट था, कह रहे थे कि आप घर में खाली रहती हैं तो कुछ ना कुछ किया करिए। तो इस तरीके से हमने 7 क्लास भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे चलाना, और चला ही रहे थे कि उसी दौरान 2007 में आरसीएम बिजनेस, पता नहीं सर, सुबह सुबह नहा करके गए थे, और जाने के बाद में वहां पे कोई तो किसी और को प्लान दिखा रहे थे, वो कोई पांटेले पे, तो सर ने देखा और सुना, और वहां से आने के बाद में उन्होंने कहा कि अरे एक ऐसा बिजनेस मिला है, इतना शानदार बिजनेस है कि उसमें अपनी लाइफ पूरी यू टर्न हो सकती है। तो मैंने बोली कुछ भी बोलते हैं क्या, मुझे थोड़ा हंसी आई, और मैंने बोला कि अगर इसी तरीके पैसा कमाना आसान होता तो आज हर कोई बहुत ही अमीर होते, हर कोई अपने कार से मेंटेन करते होते और सबके पास एक कार होती लग्जरी। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम बहुत ही शानदार बिजनेस है, बोले लेकिन अभी मैं साइन नहीं करूंगा। एक जो व्यक्ति प्लान बता रहे थे उन्होंने कहा है कि सावनेर में आईएमए हाल में एक बहुत ही शानदार मीटिंग है, वहां पे आइएगा। तो सर गए वहां पे, और जाने के बाद में इन्होंने मीटिंग जब देखा तो देखने के बाद में बहुत ही इनको मतलब अच्छा लगा। तो मैं उस समय सिलाई मतलब बच्चों को 7 क्लास लड़कियों को सिखा रही थी, तो उस समय मेरे पास में पैसा था। तो सर ने कहा कि आप अपनी ज्वाइनिंग फट से लगा दो, बोले पैसा है तो, क्योंकि नहीं तो आप सबसे नीचे आ जाओगी। तो मैंने खास करके देखी हूँ, क्योंकि ये मेरे ऊपर की भी है स्टोरी, क्योंकि मेरे पास 1400 रुपए उस समय थे, मैंने पट से 1400 रुपए दे दी और सर से मैंने कोट पैंट के कपड़े ले ली। लेने के बाद में ज्वाइनिंग हो गई है। अब ज्वाइनिंग होने के बाद में फिर हमने मतलब कहाँ ज्वाइनिंग हुई क्या हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक अपने परिवार में थी, बहुत मस्त थी, बच्चे थे छोटे 2, तो उनके साथ में ही पूरा दिन गुजर जाता था। सास ससुर थे, ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं ध्यान दिया, सर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सर सुबह जाते हैं शाम में आते हैं, सुबह जाते हैं शाम में आते हैं फ्रेंड, इस तरीके मतलब काफी दिन हो गया। तो ये क्या करते थे, मतलब टाई पहले नहीं पहनते थे, लेकिन जब से इन्होंने ज्वाइनिंग किया था तो 3 पैंट शर्ट की इन्होंने जो कपड़े लाए थे तो वो एक सुबह पहन के जाते थे, और जब दोपहर में खाना खाते आते थे तो दूसरा पहन के जाते थे, और जब रात में आते थे तीसरा पहन लेते थे। तो मुझे लगा इन्हें जुनून क्या हो गया है, ये तो हमेशा एक ही टी शर्ट पे और लोअर पे रहते थे, कभी स्लीपर पे रहते थे, अभी टाई वगैरह पहन लिए। तो इस तरीके करके मुझे बहुत मतलब उस तरीके से फीलिंग होने लगी कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हर कोई लड़कियों के अंदर में जब, क्योंकि मेरा जो, मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूंगी, क्योंकि 2 साल तक शादी हो गई, उसके बाद 2 साल तक के किसी ने मेरा एक पैर का अंगूठा तक नहीं देखा था, क्योंकि बाहर कभी हम घर से बाहर निकले ही नहीं ना, हमें परमिशन थी निकलने की, जहां पे भी जाना था तो नकाब पहन के जाना था, बुर्का जो बोलते हैं, नकाब पहन के जाना था, और घर में आना था तभी नकाब उतरता था, तभी चेहरा खुलता था, वरना बस पर्दे के ही अंदर। यहाँ तक कि अगर कपड़े भी अगर धुल करके रख देते थे तो हमारी सास ले जाके डाल देती थी, ननद ले जाके डाल देती थी, पर बाहर निकलने का कोई परमिशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक दिन इन्होंने कहा कि
आज क्या बोलते हैं आपको, हमारी एक हमसे जो बड़ी दीदी हैं वो नागपुर में रहती हैं और हम लोग सावनेर में रहते थे। तो कहा कि आज बाजी के यहाँ जाना है। तो मैंने बोली ऐसा अचानक कैसे बाजी के यहाँ का प्लान बन गया? तो बोले नहीं आज जाना है तो जाना है। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है। अच्छा, तो हमने सास से अपने मतलब झूठ बोले कि बाजी के यहाँ जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था। उनके अपने झूठ में हमको भी शामिल कर लिए और वहां हम गए। और जाने के बाद में जब जैसे ही हम हॉल के थोड़ा बाहर ही पहुंचे थे तो इन्होंने कहा हमको पर्स से नकाब निकाल दीजिए। तो मैंने बोला कुछ भी बोल रहे हैं क्या? नकाब तो नहीं निकलेगा, कभी नहीं, गर्दन कट जाएगी लेकिन नकाब नहीं उतरेगा। तो बोले नहीं नकाब निकालना पड़ेगा, वहां मैं आपको मीटिंग में लेकर के जा रहा हूँ। तो हमने बोला कि अरे बाप रे, आप इतना फिर झूठ क्यों बोल के आए? तो इस तरीके अगर बोले नहीं बोलता तो मम्मी पापा नहीं भेजते थे, क्योंकि पत्नी उनकी जरूर थी लेकिन उनका कोई हक नहीं चलता था। जो मम्मी पापा कहते थे वही करते थे। तो इस तरीके करके उन्होंने मुझे लाया। वहां लाने के बाद में जब हमने देखा, मीटिंग सुना, मीटिंग सुनने के बाद में ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए। और वहां पे एक ही व्यक्ति, आज भी मुझे वो शब्द याद है, बोले पत्ता फेंकते जाइए, बोले एक न एक, बोले इक्का आएगा और इक्का छुपा हुआ है बोले। तो समझ में नहीं आया कि ये पत्ता क्या फेंकना है, इक्का कहाँ छुपा है, कुछ भी समझ में नहीं आया। बस लोगों के साथ मिल करके तालियां ठोके जम के, और ठोकने के बाद में घर में आए। आने के बाद में सर ने पूछा कि कैसा लगा मीटिंग? तो हमने बोला कि मीटिंग क्या था, वहां पे क्या मीटिंग था, वो तो सब ताली बजा रहे थे और क्या पता नहीं झूठ बोल रहे थे, इतना पैसा आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। तो हम इस तरीके करके जब वहां, तो फिर धीरे धीरे करके कोई बात नहीं, क्लियर हुआ, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद में तो इन्होंने क्या किया, दुकान को पूरा ऑन द स्पॉट बंद ही कर दिए। अब वहां पे कैसा था, कारीगर रहते थे और बस कारीगर अपना कपड़े काटते थे और वही कारीगर सिलते थे। इनका कोई ध्यान नहीं रहता था। ये सुबह जाते थे शाम में आते थे, सुबह जाते थे शाम में आते थे। इस तरीके करके काफी विवाद घर में हुआ। यानी कि हर कोई घर में, हमारे जितने भी रिश्तेदार थे काफी, यानी ये हो गए कि मतलब आप अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हो, और ये पूरा अच्छी खासी दुकान चल रही थी और दुकान को पूरा इन्होंने बर्बाद कर दिया, और आप इसका पूरा सपोर्ट करती हो, और आप लोग ना रुपए रुपए के लिए और दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो इस तरीके लोगों ने बोला। बोलने के बाद में क्या हुआ कि जब हम सुनते थे और एक मतलब हम लोग ना किराए के घर में, मतलब WCL से पापा रिटायर हो गए और जब नाराज हो गए, नाराज होने के बाद में वो लोग गांव चले गए। अब गांव चले गए, गांव जाने के बाद में क्या होता है, हमारी हाल बहुत बेहाल हम लोग हो जाते हैं कि जिस तरीके लोगों ने कहा था कि दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, तो वो उनकी जो जुबान थी एकदम बेहतरीन निकली। और वाकई में ये दिन ऐसा आ गया कि जब हमारी दुकान भी पूरी बंद हो गई, हम दुकान का किराया भी नहीं दे सकते थे। और सर सारा दिन इनको जुनून था पूरा आरसीएम बिजनेस का पूरा जुनून था, और इन्होंने पूरा फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करना शुरू कर दिए फ्रेंड। और उस समय जो पैसा था सारा मतलब पूरा खर्च हो गया। अब यहाँ तक कि इस तरीके की स्थिति आ गई कि छोटी बच्ची पेट में थी, और उस समय हमारे यहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं होता था। और हमने करीबन 6 महीना, बच्ची मेरी पेट में थी और 6 महीना कंटिन्यू हम लोगों ने दाल चावल खा करके रहे। और कभी कभी चावल के साथ में हम लोग नमक मिर्ची पीस लेते थे, उसको खा लेते थे। किस तरीके करके हमने संघर्ष किया। इस तरीके किराया के मकान में रहते थे। कभी बच्चे अगर छत पे, 2 बच्चे मेरे बड़े हैं, एक बेटी और एक बेटा, और वो लोग कभी अगर ऊपर खेलते थे तो खेलने में क्या होता था, वो जो मकान का मालिक था वो पट से ऊपर आ जाता था। आने के बाद में यही बोलता था कि आपके बच्चे बहुत दौड़ते हैं, बहुत खेलते हैं, बोले बहुत नीचे आवाज आती है। तो मुझे बड़ा दर्द होता था कि काश अगर अपना भी घर होता तो आज हमारे बच्चे भी मतलब अच्छे से खेल लेते और दौड़ते खेलते। लेकिन वो दौर था, वो दिन था कि जो कि यानी अगर कोई सब्जी वाला भी अगर आता था हमारे एरिया में, कभी सब्जी वाला भी आता था, तो वो अगर सब्जी बोलता था कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो मेरे पड़ोसी जो होते थे ना, मुझे देख करके मुस्कुराते थे और मालूम है क्या कहते थे सब्जी वालों को, आरसीएम की सब्जी होगी बोले तो लेंगे, बोले अगर आरसीएम का आलू होगा तो लेंगे, आरसीएम का बैगन होगा तो लेंगे। लोग इस तरीके बोल करके मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस समय
मैं नजरों में नजर कभी किसी के नहीं मिलाती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास में कुछ कहीं की भी इनकम नहीं थी और सर फुल टाइम आरसीएम कर रहे थे। और यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि 10 रुपए भी हाथ में नहीं होते थे कोई चीज के लिए। अगर बाहर में बच्चे अगर खेलते थे, किसी के बच्चे खेलते रहते थे और आइसक्रीम वाला आता था, तो सब बच्चे लेकर के आइसक्रीम खाते थे। और मेरी बड़ी बेटी इतनी समझदार थी कि वो देखती थी कि हाँ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो मेरी बेटी उठ करके वहां से खेलती थी और आकर अंदर आ जाती थी। तो मैंने बोली बेटा क्यों अंदर आ गई हो, खेलो ना, शाम का समय है। तो मेरी बेटी बोला करती थी मम्मी सब लोग वहां पे आइसक्रीम खा रहे हैं, आपके पास तो पैसा भी नहीं है कि आप मुझे आइसक्रीम खिला दो। उस समय बड़ा तकलीफ होती थी और अंदर जा करके कोने में चुपचाप से आंसू बहा लेती थी कि आज ये दिन आ गए हैं कि मैं आज अपने बच्चों को 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती हूँ। इस तरीके करके, लेकिन बच्चे भी थे, बहुत समझदार थे। एक बार की तो इस तरीके की बात है कि सितंबर मंथ था और ये करीबन 2009 की मैं बात बता रही हूँ। सितंबर मंथ था और छोटी बेटी की पैदाइश हुई थी, करीबन 1 से 1.5 महीने की थी छोटी बेटी। और उसके बाद में उसी सितंबर मंथ की क्लोजिंग करना था और ईद का दिन पड़ा था, 31 को ईद का दिन पड़ा था। और उस दिन हमारे यहाँ तक कि कुछ भी नहीं था बनाने के लिए, न खाने के लिए, कुछ भी नहीं था। और हमारे आदरणीय अजीत सर आए हुए थे और थोड़ा सा आटा, 2 रोटी का आटा बचा हुआ था, उसको मैंने चुपचाप से छुपा करके रख दी थी कि अभी ये क्लोजिंग से आएंगे तो इनको मैं रोटियां बना करके खिला दूंगी। उस दिन ये जो अपने आरसीएम के मूंग के पपड़ होते हैं, वो पपड़ मैंने सेकी और सेक करके मैंने खुद के खाई और अपने बच्चों को खिलाई। और खिला करके हम लोग वैसे ही माँ बेटी और बेटा सो गए। और उसके बाद में सर रात को जब आते हैं क्लोजिंग करके तो कहते हैं कुछ खाने के लिए है क्या। जब वो कहते हैं कुछ खाने के लिए है क्या, तो बड़ा मतलब मैंने बोली ठीक है मैं बना देती हूँ। तो फिर बस मात्र उसमें से 3 रोटियां बनी थी। आज भी वो दिन मुझे याद है, मात्र 3 रोटियां बची थी। तो सर बोलते हैं मैं रोटियां नहीं खाऊंगा, बोलते मैं चावल खा लूंगा, सर को अपन रोटी दे देते हैं। हमने अजीत सर को रोटी दे दी और ये सर ने चावल खा लिए। और इस तरीके करके मतलब ईद का दिन था, सारे लोग इतनी खुशहाली मना रहे थे उस दिन। जो सुबह से मेरा दरवाजा बंद हुआ तो शाम के जब रात में सर आए 3 बजे क्लोजिंग करके, नागपुर में उस समय क्लोजिंग करने आते थे सावनेर से, तो जब सर आए करीबन 1:30 या 3 बजे के करीब में आए थे, उस समय मेरा दरवाजा खुला। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे घर में आ न जाए ईद की शीर खुरमा खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास में कुछ भी नहीं था। ना ईद की खुरमा में बनाई थी, ना कोई मेरे पास में मेवा था, ना मतलब मेरे पास में कोई भी चीज नहीं था। या एक बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं था। यानी कि इस शर्मिंदगी से दरवाजा बंद करके रखी थी कि कोई पड़ोसी आ करके मेरे घर में कोई आ करके बोले ना। और ईद के लिए मतलब हम लोग जैसे ईद मिलन करते हैं, ईद मिलते हैं, तो इस तरीके करके कोई आ जाए तो छोटा जब बच्चा कोई आता है ना तो उसको हम लोग ना ईद ही देते हैं। तो मैं बोली अगर कोई गलती से मेरे घर में आ जाएगा तो कोई बच्चा लेकर के आ जाएगा तो कहीं मुझे ईद ही ना देना पड़ जाए। और उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके करके हम लोगों ने लेकिन मेहनत किया, संघर्ष किया। आज वो मेहनत और वो संघर्ष का आज ये दिन है। और जो हमारे रिलेटिव थे, जो हमारे खास करीबी रिश्तेदार थे, वो लोग भी यानी कि हमारे घर में आना पसंद नहीं करते थे। इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि हम आरसीएम बिजनेस करते थे और कोई भी लीडर का फोन आता था तो ऐसी जुबान पे आ गई थी कि जय आरसीएम बोलते थे। जब हम जय आरसीएम बोलते थे तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारे घर में अगर किसी की मौत मिट्टी हो जाएगी बोले तो कोई मिट्टी देने नहीं आएगा, बोले जनाजा बोले पड़ा रह जाएगा। इस तरीके उन्होंने बोला था। उस समय बड़े आंसू निकले थे। मैंने बोली ये मेरे हस्बैंड कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं, अगर जय आरसीएम बोल रहे हैं तो उसमें क्या है। तो उन्होंने यहाँ तक के बोला, लेकिन फ्रेंड कहते हैं कि जब तक कामयाबी नहीं आती है, जब तक कामयाबी नहीं आती है तब तक जो लोग चल नहीं पाते हैं ना वो लोग भी बोलने का दावा रखते हैं। मैंने ये चीज को महसूस करी अपने जिंदगी में। और जिस दिन आपकी कामयाबी आती है
जिस दिन आपकी कामयाबी है उस दिन आपको लोग सैल्यूट करते हैं। ये मैंने देखी, बहुत करीब से देखी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुए, जिस एरिया में मैं किराए से रहती थी, जिस जहां पे मैं रहती थी, जहां मुझे खाने को नहीं मिलता था, आज मैं करीबन अभी 3-4 दिन हुआ है, मैं वही एरिया में गई थी और मैं कार से गई थी और जैसे ही मैंने कार से नीचे कदम रखी तो एक वहीं पे दीदी रहती हैं, तो उन्होंने मुझे देखा और देख करके अरे बोले महक की मम्मी आप हैं क्या? तो मैंने बोली कि क्यों, क्या हुआ? तो बोले अरे आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए, बोले आरसीएम ने आपको कार दे दिया है क्या? तो हमने बोला कि नहीं, ये कहाँ है, ये तो एक छोटा सा है। तो इस तरीके करके लोगों ने कहा था कि पहले आप आरसीएम कर लीजिए, आप बड़े आदमी बन जाइए, बाद में हमको बताइएगा। वही लेडी उस दिन हमें बोलती है कि आप तो मालूम है, आप नहीं चाहते थे कि आपका पड़ोसी आरसीएम की कार से घूमे और आपका पड़ोसी आरसीएम की इनकम ले। मैंने बोली दीदी उस दिन मैं आपको बता रही थी, बट मेरे पास में कोई भी वजूद नहीं था आरसीएम का, मेरे पास में कोई भी इनकम नहीं था, तो मैं आपको कहां से बताती थी। आज मेरे पास इनकम है, आज मैं लोगों को चेक है, आज मैं सबको दिखाती हूँ। तो आज की जो बात है, तो फ्रेंड सबसे पहले हमने एक बेहतरीन डिस्कवर गाड़ी खरीदी थी शुरुआत में। वो डिस्कवर को इतना सर ने इतना दौड़ाए कि उसको दौड़ा के उन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया। अब उसके बाद में जैसे ही हमारा टेक्निकल हो जाता है, फिर उसके बाद में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कार खरीदे थे। ये कार कब खरीदे थे? 2011 में कार खरीदे और उस समय पर्ल हो चुका था, बहुत अच्छा, मतलब कि जो कहते हैं कि एक लाइफ स्टाइल। तो हमारा जो फर्स्ट कमीशन आया था वो एक बार आया था 45,000 का, एक बार आया था 50,000 का। तो हमने सोचा कि अब हमारी जिंदगी जो है तो सिक्योर हो गई है। लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ इस तरीके के हादसे हो गए हमारे कंपनी के साथ में। उस दिन हमें रात भर नींद नहीं आती थी और दिन में चैन नहीं रहता था कि करे तो क्या करे, क्योंकि हमारे कस्टमर भी सब इधर उधर बहक गए थे। हमारा सिस्टम जैसे ही हमारा 9 महीने सिस्टम थोड़ा सा ये रहा, तो उसके बाद में जैसे ही 9वें महीने के बाद में जब आरसीएम डबल से जब शुरू होता है, तो फ्रेंड्स सारे लोगों का, हमारे डाउनलाइन का, हमारे अपलाइन का, सबकी केवाईसी ओके हो जाती है। लेकिन फ्रेंड हमारे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं थे, वो केवाईसी भेजते थे, उनकी ओके ही नहीं होती थी। सबकी ओके हो गई लेकिन हमारी ओके ही नहीं हुई केवाईसी, बड़े मुश्किल से ओके हुई केवाईसी। लेकिन जब पार्ट 2 में हमने बिजनेस की शुरुआत किया फ्रेंड, तो हमने जीरो से शुरुआत किया और जीरो से ही शुरुआत किया। और जैसे ही हमने शुरुआत किया तो हमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज का दिन इस तरीके का आ गया है कि आज जो मैं आपके सामने में बोल पा रही हूँ, मेरे घर में जब कोई भी आ जाता था तो हमारी सास हमेशा एक ही शब्द बोलती थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक सब लोग आ रहे हैं। तुम तो किसी से बात नहीं करती हो और किसी के पास बैठती भी नहीं हो, तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? आज वही मेरी सासू अम्मी बोलती हैं कि तुम बहुत बात करने लगी हो, तुम बिना नॉन स्टॉप बात करती हो। तो इस तरीके, ये सिर्फ देन किसकी है? मात्र आरसीएम बिजनेस की देन है। और हम इस तरीके से जब सेकंड इसमें आया बिजनेस, तो हमने शुरुआत किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सेकंड में, तो हमने दिल से मेहनत किया, हमने दोनों ने मिलकर मेहनत किया। क्योंकि मैंने एक कैसेट सुनी थी, वो कैसेट में एक लीडर थे, वो कह रहे थे कि मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं और 2 पहियों में अगर हवा बराबर है तो उस मोटरसाइकिल को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल में एक ही पहिया में हवा है और दूसरे पहिया में हवा नहीं है, उसको आप कब तक खींच करके ले जाएंगे? तो मेरे दिमाग में एक ही बात सेट हुई कि ये तो सुबह का लेडीज का खाना बनाना है, शाम का खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है, लेकिन
अगर मैं भी थोड़ा सा इसमें अगर सपोर्ट करती हूँ तो जो हस्बैंड को इतना समय लगा था तो इससे कम समय लगेगा। और फ्रेंड मैंने वो सर का सपोर्ट देना शुरू करी और जैसे ही कहते हैं कि मोटरसाइकिल में दोनों में हवा बराबर की मात्रा में हो गई ना, तो बहुत ही कम समय में हमने दूसरे पार्ट में 0 से शुरुआत किया था, बहुत कम समय में हमने इमराल्ड भी कर लिया। और जो ये आज कहते हैं इनकम के लिए, जैसे जो 700 की इनकम आती थी, अब कई बार एटीएम जाते थे, उस समय चेक आता था, एटीएम जाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में जो हम सिलाई करते थे, जो हमारे दुकान में इतने सारे कपड़े टंगे होते थे, तो 4 रिश्तेदार 4 कस्टमर जाते थे और यही बोलते थे एरोज सर, एरोज बेग की बोले। हमारे जो दुकान का नाम था ना, एरोज न्यू फैशन टेलर के नाम से हमारी दुकान फेमस थी। तो बोले एरोज की दुकान में बहुत कपड़े आते हैं, उसकी कमाई बहुत होती है। तो वो लोगों को दिखता था फ्रेंड, और वो दिखता था, लेकिन लोग कपड़े लेके तो जाते थे, लेकिन कपड़े उधार लेकर के जाते थे, कभी कैश नहीं देते थे पैसे। और इस तरीके से हमको मेहनत करना पड़ता था कि मतलब ईद आती थी, दिवाली आती थी, हम लोग तुरपाई करते रहते थे, सिलाई करते रहते थे, प्रेस करते रहते थे, लेकिन लोग लेके जाते थे, कहते थे अरे मास्टर साहब कल पैसे ला करके दे देंगे, परसों ला करके दे देंगे। इस तरीके करके लोगों के त्योहार बहुत अच्छे हो जाते थे, लेकिन हमारे त्योहार में तो कुछ मजा ही नहीं आता था। तो कहते हैं कि हम जब कोई भी दुकान अगर डालते हैं तो उसमें जो हमारा काम आता है वो लोगों को दिखता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप काम करते जाइए और 3 तारीख को जो बिजनेस फाइनल होता है और जो 7 तारीख को कमीशन आता है, तो वो तो कभी किसी को पता भी नहीं चलता है आपके अकाउंट में कितना ट्रांसफर हो गया है, किसी को भी नहीं पता चलता है। तो बस यही कहना चाहूंगी। और जैसे एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक चींटी थी और वो रोज जाती थी और दाना लेकर के आती थी और खाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो जैसे ही वो चींटी बाहर निकली तो उसे एक ना शक्कर का बोरा मिल जाता है, और जब उसे शक्कर का बोरा मिल जाता है तो बहुत खुश होती है, इतना खुश होती है कि कहती है वाह मेरा तो पूरी जिंदगी कट जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन जब वो बेचारी जाती है और जाने के बाद में एक दाना लेके आती है और अपने बिल में रखती है, और फिर जाती है दूसरा दाना लेकर के आती है, तो फिर मालूम है क्या कहती है कि अरे यार मेरी तो पूरी जिंदगी दाना ढोने में ही गुजर जाएगी, तो मैं इसको बैठ करके खाऊंगी कब। तो फिर वो जाती है, चींटियों के झुंड में जाती है और उन्हें बताती है अरे क्या बताऊं, मुझे तो एक शक्कर का बोरा मिल गया है। तो वो बोलती है कहाँ है, सब चींटियां का झुंड जो बोलती है ना, वो बोलती है अरे कहाँ है, बताओ ना कहाँ है। तो वो चींटी क्या बोलती है, एक वादा करो आप लोग मेरे से तभी मैं बताऊंगी। तो वो फिर बोलती है सारी चींटियां की हाँ हम वादा करते हैं, आप बताइए। तो फिर वो चींटी बोलती है एक काम करना, एक दाना मेरे बिल में रखना और एक दाना तुम अपने यहाँ लेके जाना। तो सारी चींटियों ने कहा कि मुझे मंजूर है, हमें मंजूर है। तो इस तरीके करके जब सारी चींटियां जाती थी, एक शक्कर का अपने बिल में रखती थी, एक शक्कर का दाना उनके बिल में रखती थी, तो इस तरीके करके उनका भी पेट भरा और उनका भी पेट भरा। तो फ्रेंड अपना जो सिस्टम है, अपना जो बिजनेस है, सेम इसी तरीके का है। और आप बस लोगों को बताते जाइए कि कैसे करना है। अपलाइन से पूछिए कैसे, लाइफ लाइन को बताइए ऐसे, और मिलजुल करके कमाइए पैसे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। और बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो आज सर ने जो कहानी इस तरीके की बोलने के लिए देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही थैंक यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। एक बात तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट हो गई है अमित, एक बात तो बिल्कुल प्रूवन फैक्ट हो गई है कि मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष हमेशा जीते हैं। तो जिनके भी कानों में मेरी आवाज जा रही है, हर कहानी ये बिल्कुल प्रूवन तरीके से आपके सामने कह रही है कि मुश्किलें हमेशा हारती है और संघर्ष हमेशा जीतता है। यानी जिनके पास भी संघर्ष करने का मादा है और आरसीएम बिजनेस में टिके रहने का मादा है और आरसीएम के प्रति अपना विजन क्लियर करते हैं, वो एक दिन अपनी कहानी बना सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। और दूसरी बात जो अभी तक की निकल के आई है कि जहां पर भी
हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके, कपल मिलके एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, वहां सफलता एक तरह से सुनिश्चित। हर कहानी ने ये स्पष्ट दिखाया है। और तीसरी चीज जो मेरे को समझ में आई है, आज ये कंपनी इतनी बड़ी दिखाई देती है, आज ये बिजनेस इतना बड़ा दिखाई देता है, आज इतने प्रोडक्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इसके जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर इस इमारत को इतना ऊंचा उठाया है, उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना बहुत बहुत निहायत जरूरी है। आज तो सब कुछ हम उस आरसीएम वर्ल्ड के इनॉग्रेशन सेशन को मनाने जा रहे हैं। वो खूबसूरत इमारत, वो खूबसूरत नजारे, लेकिन ये खूबसूरत इमारत और खूबसूरत नजारे कई जिंदगियों की कुर्बानियां हैं, कई रातों की कुर्बानियां हैं, कई दिनों की कुर्बानियां हैं, कई रातों बिना भोजन के सोने की कुर्बानियां हैं। ऐसी अनेकों कुर्बानियों को मेरा सैल्यूट भी है और मेरा सलाम भी है कि जिन्होंने अपने हर मुश्किल, जब आरसीएम के पास ना दिखाने को कुछ था, न देने को बहुत कुछ था, और न कोई सपोर्ट सिस्टम था, न कोई बहुत कुछ नहीं था, प्रोडक्ट नहीं थे, ऐसे दौर में भी उन लोगों ने इस बिजनेस के दामन को थाम के रखा और हर मुश्किल में, और खास तौर से उन लोगों को मैं बहुत सैल्यूट करूंगा जिन्होंने 2011 के कठिन दौर के बावजूद भी आरसीएम को नहीं छोड़ा। अपने उन्होंने भले एक साल उन्होंने भूखा रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने आरसीएम के दामन को थाम के आरसीएम को बचा के रखा। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको सलाम है, सैल्यूट है, और बहुत बहुत। और मैं अब आज मैं वचन देता हूं आपको कि हम इस सिलसिले को हम बहुत दूर तक लेके जाएंगे, और अब हम कुछ ट्रेनिंग के सेशन भी लेकर आएंगे। कल मेरा प्रोग्राम दिल्ली में है, दिन को 2 बजे वहां दिल्ली में है, तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि मैं जूम के सेशन पे भी रहूं, लेकिन अगर मैं नहीं रह पाता हूं तो मेरा बेटा अभिषेक रहेगा और सीनियर साथी रहेंगे, कल्याणी मैडम रहेगी, आप सब रहेंगे।